जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये आज हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, भारत अर्थात हमारा देश इंडिया, इसमें राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार भावना, गर्व एवं गौरवान्वित महसूस होना या अपने देश के प्रति अटूट विश्वास। अगर किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति अगर प्यार नहीं हो तो वो राष्ट्रवाद कभी मतलब देश अच्छा नहीं हो सकता वो, क्योंकि देश से सभी को लगाव होना चाहिए, तभी देश का अस्तित्व रहेगा, नहीं तो देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आपको समझ में राष्ट्रवाद क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का उदय कैसे हुआ, मतलब राष्ट्र की मांग कब होने लगी, इसका क्या कारण है उसको हम जानेंगे। इसमें देखिए हम 3 कारण इंपॉर्टेंट जानेंगे। पहले जानेंगे राजनीतिक कारण, उसके बाद जानेंगे धार्मिक कारण, उसके बाद जानेंगे आर्थिक कारण। ये तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अन्य कारण उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी युग पढ़ेंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहता है गांधी युग, क्योंकि राष्ट्रवाद में सबसे अधिक देश की आज़ादी में भावना मतलब आज़ादी में योगदान दिया है तो गांधी जी अधिक दिया है, इसलिए गांधी युग को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी मोमेंट सभी आंदोलन को हम अच्छी तरह कवर करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक कारण मतलब पॉलिटिकल कॉज जो क्या होता है उसी को पढ़ेंगे। देखिए, भारत में ऐसा क्या क्या कर दिया अंग्रेज सब जो यहाँ पे राष्ट्र की मांग ना हो मतलब मांग होने लगा। तो देखिए इसमें पहले नंबर में क्या है, 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि संपूर्ण देश में महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, 1857 की क्रांति। क्या है, 1857 में जो क्रांति हुआ था तो इसका इसी का ये असर है। देखिए 1857 एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, इसका स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। ये कहाँ का कंपनी था, यह ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही हैं। ये किस लिए आता है यहाँ पे पहले क्या आता है, मुगल का शासन होता है। कहाँ पे, भारत में किसका शासन होता है, मुगल का। मुगल शासन कब से कब तक होता है, बाबर आता है 1206 से 1707 तक शासन रहता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपसी टकराव, मतलब भारत में जो सामंती होता है, राजा होता है, आपसी टकराव के कारण क्या होता है, इसका फ़ायदा उठा लेता है अंग्रेज, जिसके कारण वो आपस में लड़ा के और पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है। कौन, अंग्रेज सब कर लेता है। जिसके तहत क्या होता है 1857 का क्रांति। इसका कारण में 1857 का क्रांति का मेन कारण क्या है, एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। और जो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो क्या था, यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया कि धीरे धीरे क्या करने लगा, पूरे देश पे कब्जा ही कर लिया। स्थिति तो तब खराब हो गया जब वो ब्रिटेन के महारानी को टक्कर देने लगा। ये बोलता था हम अपना देश बना सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना मतलब डेवलप कर गया था। लेकिन जब 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें एक व्यक्ति था मंगल पांडे, वो प्योर ब्राह्मण था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी में पुराना ब्राउन इनफील्ड राइफल की जगह नई न्यू इनफील्ड राइफल को लाया गया, जिसके तहत उसमें क्या करता था, उसको जो गोली भरने के लिए कारतूस जो खोला जाता था उसमें गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ उब रहा था, तो उसका पिंज उससे खोल कर उसमें गोलियां भरा जाता था। जिसके कारण क्या हो गया, उसमें सुअर जो होता था वो मतलब मुस्लिम सब जो उसको अच्छा नहीं मानता है, और गाय जो होता है पवित्र मानता है हिंदू धर्म के लिए। जिसके कारण दोनों ही खिलाफ हो गया। और मंगल पांडे प्योर ब्राह्मण था, जिसके कारण उसने वो गोली को चलाने से मना कर दिया। इसके कारण उसको फांसी दे दिया। और वहीं से ये क्या हुआ था, युद्ध का स्टार्ट हो गया था, 1857 का क्रांति। तो इसमें क्या हुआ, जब ये स्टार्ट कब हुआ था, 10 मई हुआ था। 10 मई हुआ था 1857 का क्रांति। देखिए ये क्रांति जो था ये पूरी तरह असफल हो गया था, क्योंकि इसमें किसी को देश की भावना था नहीं। सब अपने अपने पर्पस के लिए लड़ रहा था। क्योंकि जमींदार इसलिए उसमें लड़ रहा था क्योंकि जमींदारी छीन लिया गया था। सैनिक सब इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसको अच्छा से वेतन नहीं देता था। ये सब कारण था। और एक कारण था जो क्या था, उसमें अगर किसी का कोई अगर राजा है तो उसका दूसरे का गोद लिया हो बेटा वो राजा नहीं बन सकता है। तो ये सब था। ये इसमें सफल होने का मेन कारण क्या था, इसमें कोई राष्ट्र का भावना नहीं था, सिर्फ अपने पर्पस के लिए सब लड़ रहा था, अपने आप फायदा के लिए। इसीलिए ये क्या हुआ, ये आंदोलन जो हुआ ये वो सफल हो गया। ये पूछता है इस आंदोलन का प्रतीक क्या था। इस आंदोलन का प्रतीक था रोटी कमल। ये ध्यान में रखिएगा। तो आप इतना सा नॉलेज आ गया। आप देखिए यहाँ पे तो क्या किया, ये जब 1857 में क्रांति हुआ तो ये पूरा यहाँ पे हंगामा हो गया था यहाँ पे भारत में, जिसके चलते क्या हुआ, ब्रिटेन में जो महारानी बैठा था विक्टोरिया, उसके चलते पूरा विश्व में इसका उल्लंघन होने लगा कि ऐसा अगर उपनिवेश देश पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके कारण क्या कर दिया, ये वहाँ से सेना भेज के जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको एलिमिनेट कर दिया। बोला कि अब तुम शासन नहीं करेगा, शासन किसका रहेगा, ब्रिटेन क्राउन के हाथ में रहेगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेगा। तो ये भी एक कारण था यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का।
अब देखिए 2 नंबर में क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीति। देखिए भारत में चलाने के लिए अंग्रेज का वहाँ से एक गवर्नर को भेजा जाता था। इसी गवर्नर का नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या राज हड़प नीति लाया था, जिसके तहत क्या होता था कि किसी का अगर कोई टैक्स नहीं देता था, कुछ अगर किसी को शक के आधार पर या तो क्या करता, निरंकुश के आधार पर क्या करता था, सॉरी निरंकुश नहीं, क्या करता था, अगर किसी को टैक्स से कोई सामान था, अगर उसमें कोई अगर टैक्स देने में कुछ गड़बड़ करता था, उसमें क्या करता, राज हड़प कर लेता था। ये सब इसका महत्वपूर्ण कारण था। और इसमें क्या होता था, गोद लिया हुआ संतान को भी क्या होता था, उसको राजा नहीं बनने जाता था, और वो सब संपत्ति किसका हो जाता था, वो हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी का, अर्थात ब्रिटिश सरकार का हो जाता था। अब देखिए ये सब कारण था। उसके बाद आया था एक गवर्नर था लॉर्ड लिटन। इसने क्या किया, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भारतीय जो लोकल लैंग्वेज में कोई पत्रिका छपता था, उसको क्या कर दिया, उसको सब पे बैन करवा दिया। बोला अगर कोई भी अगर दूसरे इंग्लिश छोड़कर अगर दूसरे भाषा में कोई भी छापेगा कुछ, तो क्या होगा, उसका संपत्ति पूरा ही जब्त कर लिया जाएगा और प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। इससे उसको होता क्या था कि अगर कोई भी उल्लंघन भरी खबर अगर छापता था अंग्रेज़ का, तो उससे पता चल जाता था, अगर क्षेत्रीय भाषा में चलता था, क्योंकि सब तो अंग्रेजी पढ़ना जानता नहीं था भारत में। इसके चलते उसको बंद करवा दिया कि कोई आपत्तिजनक चीज़ छाप नहीं सकता, अगर छापेगा तो क्या करेगा, उसका संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा, प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। उसके चलते एक पत्रिका था, उसका नाम था आनंद बाजार, सॉरी एक पत्रिका था, उसका नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका। वो जो था उसका मूल भाषा था बांग्ला भाषा, लेकिन इसी एक्ट के चलते, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते, वो बांग्ला से रातों रात किस में छपने लगा, वो अंग्रेजी में छपने लगा, अंग्रेजी भाषा में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 1877 में इसी के तहत बांग्ला में छपने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा। इसके संपादक पूछा जाता था कौन था, इसका संपादक 2 व्यक्ति था, एक था मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष। तो ये इसी का प्रभाव था, किसका, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसी के चलते क्या किस में छपने लगा, अंग्रेजी में। उसके बाद देखिए क्या था, 1789 में लॉर्ड लिटन द्वारा आर्म्स एक्ट लाया गया। ये आर्म्स एक्ट क्या था, इसमें क्या था, भारतीय लोग जो क्या था, कोई भी शस्त्र मतलब बंदूक गोली सब नहीं रख सकता है। क्या पता अगर किसी अंग्रेज़ को टपका दे, इसीलिए वो क्या आर्म्स एक्ट पारित किया कि आप सब भारतीय लोग नहीं रख सकते हैं गोली बंदूक। तो यही था आर्म्स एक्ट। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया था। ये देखिए सबसे अच्छा गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड रिपन। इसे भारत का उद्धारक बोला जाता है। ये भगवान से बहुत ही डरता था, इसलिए अच्छा काम करता था। लास्ट में इसको क्या किया, यहाँ से भगा दिया था इंग्लैंड। ये लॉर्ड रिपन, इसे भारत का उद्धारक बोला था, ये ध्यान में रखिएगा। इसने क्या किया था, 1883 में इल्बर्ट बिल पास किया था। इसके तहत क्या होता था, अगर कोई भी फौजदारी मुकदमा हो, देखिए मुकदमा 2 प्रकार का होता है, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। देखिए दीवानी होता है भूमि संबंधी और फौजदारी होता है मारपीट से संबंधित। अगर कोई भी फौजदारी मुकदमा होगा तो उसका जो होता है, उसको सज़ा मतलब उसका जो होता है फैसला सुना सकता था भारतीय जज। लेकिन पहला ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भारतीय जज अंग्रेज़ को सज़ा सुना सकते। जिसके तहत क्या हुआ, अंग्रेज़ सब भड़क गया और बोला कि ये जो आया है नियम, इसको एलिमिनेट करो, कैंसिल करो, ख़त्म करो। इसके तहत क्या हुआ, इसको यहाँ से भगा दिया। और बाद में इसमें फैसला यही किया कि अगर जो भारतीय जज होगा उसमें फैसला सुनाने के बाद कुछ गड़बड़ होगा तो अंतिम फैसला कौन लेगा, तो अंतिम लेगा ब्रिटिश जज, मतलब अंग्रेज़ सब लेगा। तो इसमें इसका कोई मायने ही नहीं रहा, कुछ होगा तो फिर तो हाथ में उसी के आ गया अंग्रेज़ में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में ये बेकार ही हो गया और इसको लॉर्ड लिपन को यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या था कारण, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और 1911 में क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग आया था ना, तो इसको कैंसिल कर दिया था। देखिए बंगाल पहले बहुत बड़ा प्रांत था, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों आता था। लेकिन वहाँ का थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे ये अंग्रेज़ का चाल सब समझ गया था, जिसके कारण क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया और उसका यहाँ पर बहुत ही विरोध हुआ था। तो आप समझ में बंगाल विभाजन क्या था। उसके बाद देखिए कलकत्ता में कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके तहत नगर पालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों में वृद्धि करना। देखिए वहाँ पे क्या होता था, जब कलकत्ता में चुनाव होता था, वहाँ का क्षेत्रीय आदमी था, उसमें मतलब अपने पक्ष में वोट देकर क्या करता था, बहुमत हासिल करता। जिसके कारण अंग्रेज सब ने क्या कर दिया, मतलब अपने जो नेतृत्व में काम कर रहे हैं ऐसा आदमी को उसमें क्या क्या निर्वाचित संख्या में वृद्धि कर दिया। जिसके कारण क्या हो, वो उसका अपना आदमी जीते और अपने हिसाब से वहाँ पे शासन करे। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या था, नेक्स्ट कारण था 1904 में
विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। ये विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, इसके तहत कलकत्ता में विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है लॉर्ड डलहौजी था, इसने क्या क्या कार्य किया था। तो इसमें ध्यान रखिए लॉर्ड डलहौजी के समय ही रेल लाइन बिछाया गया था और उसका खर्चा कौन दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में जो अभी पटरी जो बिछाया गया, रेल का जो लाइन बिछाया गया, इसका पूरा खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये किसके समय बिछाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। सबसे पहला ट्रेन भारत में किसके समय चला था, 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, किस गवर्नर जनरल के समय, ये लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। उसके बाद डाक खाना का विकास किया था, छापा खाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का भी ये विकास में योगदान दिया था। तो ये सब इसका क्या था, ये था राजनीतिक कारण में। क्या था, राजनीतिक कारण। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको और सुधार कर सकें। अब देखिए राजनीतिक कारण आप पढ़ेंगे, धार्मिक कारण क्या था। देखिए ऐसा धार्मिक कारण में क्या क्या गड़बड़ी कर दिया जो राष्ट्रवाद की भावना होने लगा। देखिए पहला क्या था, इसमें पहला था सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। क्या हुआ, इसके तहत भी क्या हुआ, वहाँ पे जो अंग्रेज सब जो था तो वो क्या करता है, यहाँ पे धर्म में हस्तक्षेप करने लगा। इसके कारण यहाँ पे जनता भड़क गया। उसके बाद एक था ब्रह्म समाज की स्थापना किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने 1928 में। ये भी था धार्मिक था। उसके बाद आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती और इसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इसमें क्वेश्चन आता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो आर्य समाज के संस्थापक जो था दयानंद सरस्वती, इसी ने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। इसका मूल नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट था 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किया। पहले क्या था, विधवा को पुनर्विवाह नहीं हो सकता, लेकिन इसके तहत क्या किया, इसने विधवा पुनर्विवाह नियम लाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। कब किया था, 1784 में किया था एवं धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है भागवत गीता का आविष्कार किसने किया था, भागवत गीता जो भगवान के गाया हुआ गीता, इसमें 18 अध्याय हैं। ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। कौन सा है, भागवत गीता। इसमें क्या है, भगवान का गाया हुआ गाथा, इसमें 18 अध्याय हैं। इसका जो अनुवाद किया था इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जिसके तहत जब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया तो वो सब जो अंग्रेज सब जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो अंग्रेज सब भी पढ़ा और इससे क्या हुआ, यहाँ से जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता था और यहाँ का जो धर्म था इसके प्रति उसको अच्छा समझ में आया, वहाँ का जनता को भी। तो ये भी कारण था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिवहन भारत में अंतर संबंध के, प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था इसमें भी बहुत बड़ा था, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या किया था क्योंकि भारत जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था और जर्मनी और इंग्लैंड जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, भारतीयों को भी उसमें झोंक दिया गया। देखिए उसमें जब ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसमें 2 राष्ट्र में पूरा विश्व बट गया। एक था मित्र राष्ट्र, देखिए मित्र राष्ट्र में कौन सा, फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था। उसके बाद इधर ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था, एक था जर्मनी था, उसके बाद ऑस्ट्रिया था, इटली था और हंगरी था। देखिए इसमें क्या हो गया, जब ये युद्ध छिड़ा तो देखिए यहाँ पे किसका, भारत में किसका उपनिवेश था, ये ब्रिटेन का था। किसका था, ब्रिटेन का। और जर्मनी और इसमें जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, जब यहाँ से इसको सेना का कमी पड़ने जिसके तहत भारतीय सेना को भी कहाँ ब्रिटेन की ओर से जर्मनी के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ये करता ये क्या था, अंग्रेज सब जितना भी भारतीय सेना रहता था ये युद्ध में पहले आगे रखता था, क्या होता था और बहुत सा मारा जाता था। जिसके कारण क्या हुआ और ही मतलब इंग्लैंड के प्रति यहाँ का जनता का आक्रोश और ही बढ़ता गया। तो ये सब कारण था। अब देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान रखिए प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, ये तो हम 9th में पढ़ेंगे। 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। जब हिटलर 1945 में मर गया तब ये युद्ध खत्म हो गया था, शांत हो गया था। अब देखिए इसमें क्या क्या कारण था, इसके कारण के अंतर संबंध में क्या था, अंतर संबंध इसमें देखिए युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन रखा था। देखिए जब युद्ध स्टार्ट हुआ था इसमें क्या बोला था, आप हमारे युद्ध में सहयोग कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, बाद में क्या करेंगे आपको मतलब जिम्मेवार मतलब डोमिनियन स्टेट का मान करेंगे, आप उसमें चुनाव करके आप वहाँ पे शासन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, अंग्रेज सबका होगा, ऐसा मांग किया था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये अपने वादा से मुकर गया था, ये भी एक कारण था। उसके बाद रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि। देखिए जैसे विश्व युद्ध का जब स्टार्ट हुआ तो उसमें गोला बारूद जितना भी खर्चा होता था उसको पूर्ति करने के लिए क्या किया अंग्रेज सब भारत में जो उपनिवेश था यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण और भी जनता तबाह उड़ गया। उसके बाद 1915-17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम
रूल लीग की स्थापना की। देखिए एनी बेसेंट कहाँ का था, ये आयरलैंड का था। देखिए आयरलैंड जो होता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और जब उत्तरी आयरलैंड को मिलाया था तब ग्रेट ब्रिटेन बनता है। जैसे ब्रिटेन में जो होता है इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही होता है, लेकिन जब उत्तरी आयरलैंड को मिलाया था तो इसको बोला था ग्रेट ब्रिटेन अर्थात बड़ा ब्रिटेन। तो उत्तरी आयरलैंड जो था हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये पूरा विश्व का मानचित्र है, क्या है, पूरा पृथ्वी का ये विश्व का मानचित्र है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए आते हैं यूरोप में। यूरोप में देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ब्रिटेन है। यहाँ पे देखिए ब्रिटेन है, लंदन है इसका राजधानी। अब देखिए इसको यूनाइटेड यूके बुलाता है, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड को जब यहाँ पे देखिए आपको उत्तरी आयरलैंड दिख रहा है, इसको जब मिला जाता है तब ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। क्या बनता है, ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और इसमें जो था ये उत्तरी आयरलैंड था, इसमें भी किसका आधिपत्य था, इसका इंग्लैंड का कब्जा था, और यही का था एनी बेसेंट। इससे यहाँ पे भी इसका कब्जा था और भारत में भी इसका उपनिवेश था इंग्लैंड से। इससे प्रेरित होकर ये युद्ध मतलब इससे सामना करने के लिए यहाँ पे ये कहाँ आया था, वहाँ पर एनी बेसेंट जो था ये आयरलैंड का ही था, और वो कहाँ पे आके बसा था, भारत में। जिसके तहत वो दोनों ने मिल के ही ये जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों मिलकर क्या क्या था, होम रूल लीग आंदोलन। देखिए होम रूल लीग का आंदोलन का मतलब होता है कि अगर कोई भी छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम हो तो हम घर में ही सुलझा सकते हैं। इंग्लैंड उस मतलब उसके अंग्रेज के पास जाने का क्या मतलब है, ऐसे इसी के चलते ये होम रूल स्टार्ट किया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कारण क्या है, देश विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन भी बढ़ने लगा। जैसे देखिए एक लाला हरदयाल था, इसने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना की। देखिए गदर का मतलब होता है एक तरह से दहाड़ मार पीट होना, मतलब एक तरह से आंदोलन का ही रूप होता है गदर। ठीक, इसने कहाँ पर स्थापना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जाके स्थापना किया था गदर पार्टी। ये अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, वहीं पे इसने स्थापना किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए और क्या कहता, और क्या था, लाल बाल पाल, ये देखिए क्रांतिकारी नेता था। इसमें 3 व्यक्ति आता था, कौन था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये दल था बहुत ही क्रांतिकारी नेता था। इसको गरम दल बुलाया था, क्या बोलता था, गरम दल। ये डायरेक्ट एक्शन लेता था, लेकिन महात्मा गांधी सब ये नरम दल में आता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का एकीकरण। देखिए 1900 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। कांग्रेस के बारे में सेपरेट वीडियो डालेंगे, कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ था, इसको किसने किया था, उसमें बताएंगे। कांग्रेस आप इस समझ लीजिए एक पार्टी था जिसका स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ये किसने किया था, एयू होम ने किया था। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसका वार्षिक अधिवेशन में हर वर्ष में बैठा हुआ था। इसके तहत 1916 में जो हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल दोनों को मिल गया था। लेकिन 1907 में ये जो था ना, सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों में क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, मतलब दोनों टूट के अलग हो गए थे। लेकिन 1916 में आके दोनों में पेचअप हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था अध्यक्ष किसको बनाया था, अंबिका चरम मजूमदार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता कराया। किसमें, जब ये हुआ था 1916 में लखनऊ समझौता में। देखिए इसी में पहला भाग लिया था महात्मा गांधी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके तहत उसको बुलाया था बिहार में चंपारण आंदोलन के लिए। उसके बारे में बाद में बताएंगे। उसके बाद ये भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का उत्कर्ष, ये भी था। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। कौन था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, महादेव गोविंद रानडे। कौन था, महादेव गोविंद रानडे, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका परिणाम के साथ अंतर संबंध, इसका क्या क्या हुआ, इसका परिणाम, इसमें महंगाई बढ़ गया, क्योंकि जब विश्व युद्ध चल रहा था यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया था ताकि उसका क्या हुआ, पैसा थोड़ा अधिक मिल सके और युद्ध में उसको खर्चा कर सके। उसके बाद देखिए मजदूर एवं दस्तक एवं किसान प्रभावित हो गया। मजदूर वर्ग से तो किसान, क्योंकि टैक्स जब बढ़ा दिया प्रभावित हो गया। उसके बाद आयात रुक गया, फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। आयात पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, और फलतः ये सब भी उसका कारण पड़ा। आयात मतलब होता है किसी भी देश से कोई सामान मंगाना, किससे हो गया, आयात रुक गया। उसके बाद राष्ट्रवादी भावनाओं को परवाह के बावजूद उपनिवेश पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया। क्या वह राष्ट्रवादी का जब भावना आया तो उपनिवेश जो था उसके प्रति क्या हुआ, और कठोर नियंत्रण का प्रयास हुआ, क्योंकि वो सब उसके चलते ही भारत का उसमें द्वितीय विश्व युद्ध से क्या ताल्लुकात था, कुछ नहीं, लेकिन ब्रिटेन के चलते, इंग्लैंड के चलते इसको भी उसमें हस्तक्षेप करवा दिया, क्योंकि भारतीय तो चाहता नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए। उसके बाद 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया। ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक क्या था, एक चुनाव था। देखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के बारे में और समझे तो क्या है ये। देखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ने क्या किया था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम में क्या आता था, प्रथम में राज्य परिषद तथा दूसरा में केंद्रीय विधान परिषद। तो ये कारण था। उसके बाद
इसका परिणाम निकला था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इतना जब हुआ, इतना क्रांतिकारी हिंसक सब घटना जब होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, आंदोलन का प्रारूप तैयार होने लगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाया था, महात्मा गांधी। अब उसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हम राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण जानेंगे। अब नेक्स्ट जानेंगे आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक जहाँ भी लिखा रहेगा आप समझ लीजिए वो फाइनेंशियल से है, अर्थात रुपया पैसा से वो संबंधित होगा। तो हम किसको जानेंगे, आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक कारण क्या क्या ऐसा हो गया जिसको राष्ट्रीयता की मामला, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा। देखिए आर्थिक कारण में क्या हुआ, ये भारत पहले देखिए यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता था, औद्योगिक क्रांति का शुरू ब्रिटेन में, जिसके तहत उसके पास क्या था, कच्चा माल भी था और कम, उसके बाद मशीन भी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, जिसके तहत क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी सामान अगर बनता था तो उसका वैल्यू कम होता है। और यहाँ पे क्या था, कुटीर उद्योग, हाथ सबसे बनाया था सामान, जिसके कारण यहाँ पे वस्तु का दाम ज़्यादा था। और क्या क्या, जितना भी ब्रिटिश सामान बनता था उसको भारत पे जो आने के लिए टैक्स लगता था उसको टैक्स फ्री कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो ब्रिटेन का सामान बनकर भारत आता था उस पर जब आयात कर कम कर दिया, उससे क्या हो गया, उसका दाम कम हो गया। तो जिसके कारण यहाँ पे उसका दाम कम होने के कारण सभी व्यक्ति वही सब खरीदने लगा। और जो भारत में जिस उद्योग था, जैसे कुटीर उद्योग जो हाथ से बनता था वो सब बिकने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ का जनता बेरोजगार हो गया। ये भी एक कारण था। जैसे कि भारत के कच्चे माल का निर्यात, भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे, मतलब भारत में जो बनता है उसको निर्यात नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे देश से जो ब्रिटेन से आएगा तो वो उसको आ सकता है, लेकिन ये जा नहीं सकता है। देखिए आयातित वस्तुएं पर से आयात कर हटाया गया, मतलब जो भी उधर से टैक्स मिलता था भारत को सामानों को, उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया टैक्स, जिसके कारण उसका भाव घट गया। और वही सब कोई भी चीज़ जो खरीदता है तो कम दाम जो रहता है उसी का सामान खरीदता है। अब देखिए कृषि एवं कुटीर उद्योग का विनाश हो गया, जो भारत में जो छोटा मोटा उद्योग था उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। इसके कारण यहाँ का जनता और भी बेरोजगार हो गया और भी हिंसक हो गया। ऐसे कोई भी सामान, जैसे चाइना में कोई भी मोबाइल अगर बनता है 10,000 8,000 का रहता है, तो भारत में आने के बाद उसका दाम हो जाएगा 12,000, क्योंकि वो जो भारत में आयात करता है उस पर टैक्स लाया, उसको बोलता है इनकम टैक्स। क्या बोलता है, आयात टैक्स, इनपुट टैक्स बोला जाता है। और जो निर्यात करता है उसको बोलता है एक्सपोर्ट। ऐसा समझ में, उसी के कारण क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ का जनता बेरोजगार हो गया और उसके प्रति और भी उसका इसके प्रति उसका क्या हो गया, और भी आक्रोश बढ़ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, धन के निष्कासन से ध्यान दादा भाई नौरोजी ने दिया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, इसको बायो वृद्ध पुरुष बुलाया जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष किसे बुलाया था, दादा भाई नौरोजी। ये पारसी धर्म से संबंध रखता है। ये ब्रिटिश संसद में चुनाव लड़ने वाला पहला व्यक्ति था, दादा भाई नौरोजी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये सब हम 3 कारण पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, राजनीतिक कारण पढ़ लिए, धार्मिक कारण पढ़ लिए और आर्थिक कारण। अब पढ़ेंगे गांधी युग। देखिए इसमें सबसे बड़ा, भारत में राष्ट्रवाद में सबसे जो अहम भूमिका निभाया था तो गांधी जी ने, इसीलिए इसको पढ़ेंगे। गांधी युग को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए युग का मतलब होता है समय, इसे युग मतलब होता है 12 वर्ष बराबर एक युग होता है। कितना होता है, 12 वर्ष बराबर कितना होता है, एक युग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए गांधी युग का मतलब हो गया, गांधी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। गांधी में जो गांधी का समय, देखिए गांधी युग कब से कब तक चलता है, तो गांधी युग जो होता है 1917 से 47 तक। कितना तक चलता है गांधी युग, 1917 से 1947 तक। इसी के दरमियान ये सभी जितना भी आंदोलन है क्या रहता है। देखिए अब इसके बारे में जानेंगे, इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। देखिए 2 अक्टूबर इसके जन्मदिन पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। देखिए अहिंसा का ये बहुत ही विरोधी था, मतलब हिंसा ये नहीं करना सकता, ये अहिंसा को मानता था, हिंसा का ये सबसे अधिक विरोधी था। इसीलिए 2 जनवरी को अहिंसा दिवस, मतलब किसी की तरह हिंसा नहीं करना है, तो मनाया जाता है। इसका मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी को बिरला हाउस, कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। 30 जनवरी को इसी के मृत्यु पर शहीद दिवस मनाया था। इसको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने। अब देखिए इसका बचपन का नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। क्या था, मोहन दास करमचंद गांधी। इसके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। सिर्फ इसमें मोहन खाली हटा दे तो करमचंद गांधी। इसके माता का नाम था पुतली बाई। देखिए आंख वाला पुतली, इसका नाम है पुतली बाई था। उसके बाद इसकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इसके 4 पुत्र थे, कौन सा था, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इसमें सबसे बड़ा था हरिदास। इसका मृत्यु हुआ था 1988 में। कब हुआ था, 1988 में, ये ध्यान रखिए। इसके 5वां पुत्र था नहीं, लेकिन ये मानता था उसको अपना बेटे की तरह, इसीलिए इसको बोलता है। इसका 5वां पुत्र का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका 5वां पुत्र का नाम था जमनालाल बजाज। क्या था, जमनालाल बजाज, तो ये ध्यान में रखिएगा। बजाज को मानता था। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखा था, कौन सा लिखा था, इंडियन ओपिनियन। ये साउथ अफ्रीका में लिखा था शायद।
उसके बाद हिंद स्वराज इसने लिखा था। उसके बाद यंग इंडिया लिखा था। उसके बाद हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन इसने किया था। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्यता का प्रयोग, तो ये सब इसका पुस्तक का नाम है। इसका देखिए उपनाम क्या है, उपनाम है इसका बापू है, इसमें बापू हो जाएगा, बापू है। उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स ये था। उसके बाद मंगल बाबा, इसको खुदाई खिदमत का संस्था था, उसने इसको नाम दिया था मंगल बाबा, क्योंकि ये जिसमें काम करता था वो सक्सेस रहता, इसीलिए इसका नाम रखा था मंगल बाबा। अब देखिए इसका क्या था, इसका महत्वपूर्ण नारा उसको देखते हैं। देखिए इसका महत्वपूर्ण नारा था करो या मरो, इसको डू एंड डाई, करो या मरो या डू या डाई। उसके बाद भारत छोड़ो, इसको अंग्रेजी में बोलता है क्विट इंडिया मूवमेंट, हे राम। और इसको क्या बोलता था, इसने बोला था एक बार कि मैं देश के एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ, तो इसने ये बोला था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रारंभिक पढ़ाई, इसका प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ पे, पोरबंदर में ही हुआ था प्राथमिक स्कूल में। उसके बाद इसको भावनगर आया था, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पढ़ाई किया था ये किया था कहाँ पे, लंदन में। कहाँ किया था, देखिए लंदन में ये पढ़ा था, और वहीं का ब्रिटिश शासन कहाँ पे था, भारत में। तो यहाँ पे ये पढ़ा तो उसका तरी घड़ी ये समझ गया था वहाँ पे ये कैसा काम करता है। तो ये कहाँ पे ये पढ़ा था, लंदन में पढ़ा था। ये इसका परिवार जो था उसको उसको बैरिस्टर बनाया जाता है। बैरिस्टर का अर्थ होता है वकील, एडवोकेट जो होता है, कानून का समझ अच्छा होना चाहिए, वही बनाना चाहता था। लेकिन उसके परिवार उसे विदेश भेजने के लिए खुशी नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज UCL, इसको फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ाई की थी इसने। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद ये कब लौटा था, ये लौटा था 1891 में। कब लौटा था, 1891 में यहाँ से पढ़ाई करके लौटा था। उसके बाद गुजरात का जब ये लौटा तो यहाँ पे जब ये वहाँ से लौटा तो ये भी एक तरह से बेरोजगार ही था, उसमें इसको कोई जॉब नहीं था। यहाँ पर जो लौटा तो इसने कुछ दिन तक मुंबई में काम भी किया था। उसके बाद जब लौटा तो उसको बारे में पता था। एक था, कौन था, एक था व्यापारी, उसका जो कंपनी था वो साउथ अफ्रीका में व्यापार करता, जिसके तहत साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका जो हम दिखाते हैं दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, तो ये देख सकते हैं ये विश्व का मानचित्र है। इसमें देखिए साउथ अफ्रीका यहाँ पे, भारत यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे गुजरात है इस जगह, और यहीं से उसका जो अब्दुल्ला सेठ था ये कहाँ पे उसका व्यापार था, यहाँ पे था साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे भी किसका शासक था, ये दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे भी ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो यहाँ पे एक बार उससे क्या हुआ था, ब्रिटिश से इसका मतलब हस्तक्षेप हो गया था, मतलब उसमें कारोबार में ही। तो उसके लिए इसको जज रखता है, किसको, महात्मा गांधी को, क्योंकि उसका था उसका केस संबंधित मामला था। उसको पता था कि दक्षिण अफ्रीका से ये वकालत पढ़ाई करके आया था, तो उसको जज के रूप में इसको कहाँ लेके गया था, एडवोकेट वकील के रूप में कहाँ लेके गया था, दक्षिण अफ्रीका। किसको, महात्मा गांधी को। तो ये कब लेके गया था, 1893 में। कब लेके गया था, दक्षिण अफ्रीका जो गया था ये 1893 में गया था। अब देखिए वहाँ पे क्या आता है, उन्होंने वहाँ देखा कि जब वो दक्षिण अफ्रीका गया तो वहाँ पे जो क्या करता था, बंधुआ मजदूर के था, तो उसको लेके जाता था दक्षिण अफ्रीका भारतीय को, और वहाँ पे भी क्या करता था, वो काम करवाता था। उसका बहुत ही दुर्व्यवहार करता था। कौन, वहाँ का इंग्लैंड, सब यहाँ का जो भारतीय जो मजदूर सब रहता था, और कोई अधिकार नहीं देता था। अब देखिए महात्मा गांधी क्या होता है, जब ट्रेन पे बैठता है तो कुछ दूसरे जगह जाना होता है उसको, जब ट्रेन पे बैठता है, ट्रेन में उसको AC का टिकट लेता है। जब AC का टिकट लेता है, ट्रेन में बैठता है, लेकिन उसमें के नियम कानून क्या रहता था, गोरा काला लोग जो रहेगा वो मतलब अच्छा क्वालिटी का जो होगा AC का टिकट जो होगा, या तो मतलब जो बढ़िया क्लास का टिकट होगा उस पर क्या होगा, उसका सीट जो होगा उस पर वो बैठ नहीं सकता है, जो काला व्यक्ति, ऐसा उसमें नियम बनाया था। लेकिन जिसके कारण क्या होता है, जब स्टेशन पर गाड़ी रुकता है, चेकिंग के दरमियान उसको क्या करता है, उसको वहाँ से फेंक देता है ट्रेन से। ये कहाँ पे ये घटना होता है, तो ये होता है घटना कब, ये किस स्टेशन पे होता है, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका का ये घटना होता है पीटर मेरिटज वर्ग स्टेशन पर होता है। और वहाँ से क्या, ट्रेन से उसको फेंक दिया जाता है। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहाँ जातिवाद रेसिज्म का सामना किया। देखिए जातिवाद जब उसको फेंक देता है वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे ठंडी का दिन रहता है, वो पूरा ठुठरा जाता है, रात में ऐसा घटना होता है। और सुबह जब होता है तो वो क्या करता है, वो वहाँ से सीधा कहाँ पे चला जाता है, इंग्लैंड में जाके केस कर देता है, वहाँ पे वकालत करता है। अब तो ये वकालत का ये पढ़ा हुआ है, पूरा वहाँ हंगामा मचा देता है, जिसके चलते क्या होता है, उसको वो नियम वापस लेना पड़ जाता है, और यहाँ से उसका ये सत्याग्रह का जीतने का स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। और वो रुकता है, और वहाँ का क्या करता है, वहाँ पे सभी को जितना भी होता है, जितना भी मजदूर सबको इकट्ठा करता है। जब वहाँ पे क्या करता है, इकट्ठा करने के बाद वो आंदोलन लड़ता है, सत्याग्रह। इसलिए पूछा था सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किया था, और वहाँ पे वो जीत भी गया था। देखिए अतः वहाँ सभी को इकट्ठा कर प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करता है, और जब वो प्रथम सत्याग्रह का जब प्रयोग करता है तो वो जीत जाता है। इसके तहत वहाँ का जनता इसके प्रति और भी सहानुभूति करने लगता है, मतलब गौरवान्वित महसूस करने लगता है। देखिए इतना, क्योंकि इसमें कोई लाठी बंदूक गोली भला कुछ नहीं चलाया, सिर्फ आंदोलन से ही क्या किया, वो जीत हासिल कर लिया। जिससे तरह उसका नाम और भी वहाँ गूंजने लगता है, और पूरा विश्व में इसे इसको जानने लगता है अफ्रीका में।
धीरे धीरे विश्व में भी उसको जानने लगता है। अब देखिए क्या करता है, देखिए महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, सत्य और अहिंसा। ये हमेशा सत्य की राह पे चलता है और किसी के साथ हिंसा मार झगड़ा नहीं करता है, ये अहिंसा विश्वास करता था। इसीलिए बोलता है जब एक गाल जब मारता था दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देता है, लेकिन अभी ऐसा युग नहीं है। अब देखिए उसका सबसे बड़ा हथियार यही था, सत्य और अहिंसा, ये ध्यान में रखिए। अतः वहाँ के लोगों को अधिकार दिलाया, वहाँ पर बिना हथियार के जीतने के चलते बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताए थे। राजनीतिक गुरु गोपाल गिरीश गोखले थे। और इसका गुरु कौन था, गोपाल गिरीश गोखले का महादेव गोविंद रानडे। कौन था, MG रानडे। अब देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद वहाँ से क्या होता है, जब ये लौटता है दक्षिण अफ्रीका से, जब वहाँ से लौटता है ये कब लौटता है, 9 जनवरी 1915 में। उसका जो 9 जनवरी 1915 को ये लौटता है। जब ये लौटता है 9 जनवरी 1915 में, जिसको लौटने के कारण उस 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को लौटता है, उसी के दरमियान उसको क्या कहता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए जब किसी दूसरे देश से सदा के लिए अपने देश में आ जाना, उसको बोलता है प्रवासी मतलब दूसरे यहाँ से यहाँ अपना घर आना, मतलब प्रवास करना। इसलिए उसको 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उसको लौटने के दरमियान। ये कब लौटा था, 1915 में लौटा था। कब लौटा था, 1915 में। अर्थात जब महात्मा गांधी वापस लौटा, अब देखिए वहाँ पे तो जो सत्याग्रह करके वहाँ तो जो दिलाना था, मतलब उसको फैसला दिलाई, मतलब जो आज़ादी देना चाहिए वहाँ तो दिला दिया। लेकिन इसका जो गुरु था इसको यहाँ पे बुलाया था, काम, क्योंकि भारत में उससे भी बदतर स्थिति हो गया था, क्योंकि उसका उपनिवेश यहाँ भी था, तो यहाँ पे भी उसका स्थिति खराब था। जब महात्मा गांधी लौटा तो उसका गुरु ने आदेश दिया कि अभी भारत भ्रमण करो, क्योंकि अभी जो वहाँ से लौटा था अभी तो उसमें मतलब उसका नज़र गड़ा था किसका, अंग्रेज साहब का महात्मा गांधी पे, कि क्या क्या ऐसा कोई ये गलती काम करे ताकि इसको हम पकड़ के जेल में बंद कर दे। इसलिए इसका जो गुरु था ये बहुत ही दूरदर्शी था, ये समझ गया कि ऐसा कुछ ये गड़बड़ ना कर दे। इसने क्या किया कि तुम भारत भ्रमण करो एवं वो कोई राजनीतिक कार्य नहीं करने के लिए बोला, एवं जनता की परेशानी को समझो। ये क्या किया, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ मतलब यहाँ का जो था कैसे शासन कर रहा उसको मतलब अच्छा तरह से सब समझा। उसके बाद ये धीरे धीरे हस्तक्षेप किया था। इसके बारे में अब जानेंगे नेक्स्ट। ये क्या किया, इसमें जो हम बताए थे कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था एक वर्ष में, हमेशा हर वर्ष होता था। तो ये कहाँ पे गया, ये 1916 में जो कानपुर में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, उसमें ये भाग लिया। किसने, महात्मा गांधी ने। किसने भाग लिया, पूछता है, इसमें भाग लिया था। लेकिन एक ही बार ये कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। कब किया था, बेलगाम का 1924 में। ये हम बताएंगे जब उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे, तो इसका टेंशन मत लीजिए। तो ये कब, जब ये क्या वो भ्रमण करने के बाद इसमें एक भाग लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ये भाग लिया था। वहाँ उसका मुलाकात हुआ था, किससे, वहाँ से मिलने आया था एक बिहार का नेता था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। कौन था, उस वहाँ जो गया था मीटिंग, वहाँ जो बैठक में, वार्षिक बैठक में, तो उसमें इसका भेंट किससे हुआ था, राजकुमार शुक्ल से, जो नीले खेत की परेशानी इसके बारे में बताया। क्योंकि बिहार में क्या था, नील खेत की कृषि, इंडिको जो एग्रीकल्चर होता है, इसके लिए बाधित करता था कौन, अंग्रेज सब यहाँ भारतीय मतलब बिहार के जो किसान था उसको। देखिए नील का खेती, नील जो होता है जो उसका प्रयोग वहाँ किया जाता है इंग्लैंड सब में, जो व्हाइट जो कपड़ा होता है सफ़ेद सब, उसमें क्या होता है, नील डाला जाता है उसमें कलर आने के लिए, जिसके तहत नील का खेती यहाँ पे करवाता था। अब देखिए नील का खेती जो कराता था उसमें क्या होता है, ज़मीन बंजर हो जाता और चर्म रोग हो जाता, मतलब चर्म मतलब स्किन, चमड़ा सब खराब होने लगता था, जिसके तहत करना नहीं चाहता था और उसको मजबूरन मतलब मार पीट के कराता था कौन, अंग्रेज सब। जिसके कारण ये बहुत ही परेशान हो गया था और इसको बहुत ही मतलब बुलाने के कारण इसको यहाँ पे आना पड़ा था। इसको महात्मा गांधी को जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे सभी बच्चे सब इसको देख के बोलता था, इतना तो गया, ये बुढ़वा क्या कर लेगा, इसे उसे बोलने लगा पूरा, ये तो कुछ लाया ही नहीं है। जब ये यहाँ पे बिहार में एंट्री मारा था, यहाँ पूरा हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, आंदोलन होगा। इसको यहाँ से अंग्रेज सब बोला कि जाने, यहाँ से आंदोलन नहीं करने के लिए चले जाओ। लेकिन यहाँ पे जो कुछ नेता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, इसने इसका सहयोग किया था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे इसने आंदोलन किया और यहाँ पे जीत भी गया था। 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण आता है और वहाँ पे भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करता है। इसीलिए क्वेश्चन फेमस हो जाता है कि भारत में चंपारण सत्याग्रह से आप क्या, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए आप क्या समझते हैं, इसलिए क्वेश्चन हो जाता है बिहार के लिए। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट और चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, ये यहाँ पे जो सत्याग्रह का प्रयोग करता है, इसमें देखिए इसका साथ कौन देता है, ये देता है राजेंद्र कुमार और अनुग्रह नारायण सिंह। किसने देता है, दो को देता है व्यक्ति ने। एक राजेंद्र प्रसाद होता है जो भारत का पहला कौन बनता है, राष्ट्रपति बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सिवान से बिलोंग करता है, जीरादेही एक जगह सिवान में, एक जिला है बिहार का, सिवान 38 जिला में। उसके बाद अनुग्रह नारायण इसका साथ देता है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जीत जाता है।
अब इसके बारे में और हम जान लेते हैं। देखिए, हम चंपारण सत्याग्रह जो है ये बिहार का है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये बिहार का है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पढ़ देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गांधी जी सितंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसी अधिवेशन में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे उनकी राजनीति की दिशा बदल गई। क्या वो राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा को, अंग्रेजों और उसके शोषण के दास्तान बताई और उसने उसे दूर करने के लिए आग्रह किया। किससे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी की मुलाकात में इस शख्स ने प्रभावित नहीं हुआ, मतलब जब महात्मा गांधी से मिलने गया राजकुमार शुक्ल, उससे प्रभावित नहीं हुआ है और यही वजह थी कि उन्हें उसे टाल दिया गया। मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे आना नहीं चाहता, लेकिन कम पढ़े लिखे लेकिन जिद्दी था। कौन? राजकुमार शुक्ल। जिद्दी ने इसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मनाने के लिए बाध्य किया। मतलब हमेशा जाता था उससे मिलने के लिए, ऐसा करते करते उसे बाध्य किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 4 महीने बाद चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील खेती कराने से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई। मतलब 4 महीना के बाद वो आया था महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन के लिए। उसके बाद गांधी को इतनी जल्दी ही सफलता मिल जाएगा ऐसे उसको भरोसा भी नहीं होता कि यहाँ पे क्रांति करने के बाद, आंदोलन करने के बाद, सत्याग्रह करने के बाद इतना जल्दी मिल जाएगा, लेकिन उसको यकीन नहीं होता, लेकिन हो गया। लेकिन इसी तरह गांधी का बिहार और चंपारण का नेता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। मतलब चंपारण से नाता क्या हुआ? हमेशा के लिए जुड़ गया, क्योंकि इसने इतना कठोर कानून को क्या कर दिया, इतना जो प्रतिबंधित किया था, इतना टॉर्चर करता सरकार, ये वहाँ का किसान को, स्थानीय किसान को, उससे वो छुटकारा किया, जिसके कारण क्या हुआ, चंपारण से इसका नाता जुड़ गया एक तरह से। और यहाँ पे ये पहला सफलता मिला, जिसके तहत इसको भी और भी खुशी मिला, मतलब इसको अपना आत्मविश्वास जगा। उसके बाद उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। कौन था? उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में और सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही थे। मतलब सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग ये दक्षिण अफ्रीका में किया था, उसके बाद बिहार के चंपारण में ये किया था। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। तो अब देखते होंगे सिर्फ ऊपर एक कपड़े से गुजर बसर करने, यहीं पे ये प्रण लिया था। इसी आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि मिली। मतलब पूछेगा महात्मा की उपाधि कहाँ से मिला इसको? ये चंपारण सत्याग्रह से मिला, से घोषित किया गया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, उसके बाद मजहूर उल हक, उसके बाद किशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियों भी इस आंदोलन में मिले थे। मतलब यहीं पे जब ये आंदोलन होता था, यहाँ पे भी इसका क्षेत्रीय था, इसको सम्मिलित हुआ था। इन तथ्यों से समझा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से ही देश का नया नेता और नई तरह की राजनीतिक मिलने का भरोसा पैदा हुआ, क्योंकि इसमें हिंसा कुछ था ही नहीं। इसमें सिर्फ था तो क्या था? इसमें था तो सिर्फ अहिंसा, मतलब अहिंसा से ही जितना चाहता था। ये हिंसा का हमेशा खिलाफ था। कौन? महात्मा गांधी। अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट सब इसका आंदोलन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए महात्मा गांधी की आंदोलन, लिस्ट ऑफ महात्मा गांधी मूवमेंट्स लिस्ट। इसमें देखिए पहला क्या था? चंपारण। तो ये हम पढ़ दिए कब से कब तक? 1917 में हुआ था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, ये कब हुआ था? गुजरात के मिल मजदूर में 1918 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी कब आंदोलन हुआ था? ये भी 1918 में। उसके बाद खिलाफत, ये लगातार ये सब जीता। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये जो था असहयोग आंदोलन ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद नमक कानून आंदोलन, तो ये सफल हो गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी ये भी लगभग सफल हो गया था। ये सबको हम पढ़ेंगे। तो इसमें अभी देखिए एक पढ़ लिए कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। अब क्या पढ़ेंगे? खेड़ा सत्याग्रह। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। क्या पढ़ेंगे? खेड़ा सत्याग्रह। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा गुजरात के खेड़ा जिले में आरंभ हुआ। मतलब गुजरात का ही था, गुजरात में ही था। बिहार में जब आके वो कर सकता है तो गुजरात में गुजराती है तो क्यों नहीं वहाँ पे आंदोलन किया था? वहाँ पे आरंभ किया था। आंदोलन का कारण यह था कि 1918 में किसानों की फसल मौसम की वजह से पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी। मतलब मौसम खराब हो गया था, मारा हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ? मौसम की वजह से उपजा नहीं हुआ था। और फिर भी अंग्रेज उससे उच्च कर वसूल करता है। मतलब टैक्स, तब भी उसको उच्च टैक्स उसको मांगने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? वसूल करने लगा। और गांधी जी का कहना था कि उन्हें कर में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि उस बार खेती नहीं हुआ था अच्छा से।
जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे जो था अंग्रेज सब उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ का स्थानीय लोग था सबको इकट्ठा करके वहाँ पे वो सत्याग्रह किया था और वहाँ पे भी उसको सफलता मिल गया था। यही था खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर जो था, यहाँ पे इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। कहाँ पे? अहमदाबाद मिल मजदूर। ये भूख हड़ताल जो होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इससे भूख हड़ताल का जो ये प्रेरणा लिया था, ये रस्किन से लिया था। किससे लिया था? रस्किन से। देखिए आपको याद रखने के लिए ऐसे रस जो होता है, रस जो होता है शुगर केन सबका रस जो होता है, भूख लगती है रस आप खाते हैं किसी का, फ्रूट का किसी का, तो रस से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिया था? रस्किन से लिया था। किससे लिया था? रस्किन से। तो भूख हड़ताल का पहली बार ये अहमदाबाद मिल मजदूर में ही यहीं पर ये किया था, इसके ऊपर थे। ये भी 1918 में और खेड़ा भी 1918 में। ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। अहमदाबाद एक जिला है गुजरात का। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 1918 में हुए इस आंदोलन को अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्व में गांधी जी कर रहे थे। मतलब इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी। यहाँ पे क्या होता है? प्लेग बीमारी फैल गया था। प्लेग कोरोना से भी खतरनाक होता था। बीमारी फैलने के कारण वहाँ के मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए। ये क्या का प्लेग में जो वहाँ फंसा था उसको काम कराया, लेकिन जब बोनस देने के पारी आया तो बोनस नहीं दे रहा था। ये मतलब 150% का 50% काट के दे रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे जनता सब जो मिल मजदूर था उसने क्या किया, उसको मानने के लिए तैयार न हो, जिसके कारण उसे बोनस दिया जाना था, जिससे अंग्रेज द्वारा बंद कर दिया गया। मतलब उसको नहीं दिया बोनस। इसी विरोध में आंदोलन हुआ, तो महात्मा गांधी को वहाँ पे आग्रह किया था, आंदोलन किया था, जिसके कारण क्या हुआ, उसको देना पड़ा था। बोनस में जो देना पड़ा था, लेकिन जो देना था, लेकिन क्या कर दिया वो 25%, लेकिन वो 50% का बात किया था बोनस देगा एक्स्ट्रा। जितना होगा सैलरी होगा, जैसे 5,000 होगा तो उसको कितना देगा? 7,500 देगा। इतना देना चाहिए था उसका 50%, लेकिन वो दिया नहीं। लेकिन वो क्या कर दिया, तो बोला अगर बोनस उतना नहीं देगा तो क्या करना है, तो उसमें आप जो उसका बेसिक सैलरी होता है उसमें ही कितना बढ़ा दो, उसमें ही 30% बढ़ा दो। तो ऐसे उसमें बात रखा था। लास्ट में क्या हो गया, उसको मानना पड़ गया था। तो वहाँ पे इसको क्या हुआ, वहाँ पे भी सफलता मिल गया। तो इससे क्या हो गया, उसका और भी यश जो होता है, जीत का, विजय का जो गुणगान और भी पूरे भारत में गूंजने लगा। तो ये सभी सफलता कारण वो कभी रुका नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट कर दिया खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? ये खिलाफत आंदोलन क्या था? तो ये खिलाफत आंदोलन 1919-20 में मोहम्मद अली शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों को एक आंदोलन था। किसका आंदोलन था? मुसलमानों का। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले, ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामिक पवित्र स्थलों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामिक संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। तो किसमें कोशिश की थी? असहयोग आंदोलन में। क्योंकि असहयोग आंदोलन का तात्पर्य था कि उसको कोई भी मामले में अंग्रेज का साथ नहीं देना। देखिए अब हम इसको संक्षेप में समझा देते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो ये खिलाफत आंदोलन था, ये जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन के हाथों जो क्या हुआ, ओटोमन साम्राज्य तुर्की है अभी, उसका क्या हुआ, पराजय हो गया। जिसके तहत वो क्या करने लगा, वो चाहता था कि तुर्की का विभाजन हो जाए। कौन? इंग्लैंड सब चाहता था। और खलीफा जो होता था, देखिए खलीफा क्या होता है, देखिए इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु होता है उसको बोलता है खलीफा। क्या बोलता है? खलीफा। उसने क्या उसका मतलब धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने लगा। कौन? ब्रिटिश सब, जो जीत लिया उसको, मतलब जो तुर्की था उसको विभाजन करना चाहता था और खलीफा सबका पद खत्म करना चाहता था। जिसके तहत क्या हुआ, भारत में भी क्या था, मुस्लिम बहुत ज़्यादा था। इसके कारण क्या हुआ, जहाँ पे भी जिहाद सब, जहाँ पे धर्म आ जाता है तो वहाँ पे पक्का है कि धर्म जब आ जाता है तो आदमी सब कुछ नहीं देखता है और वो आंदोलन हिंसक हो जाता है। जिसके तहत क्या हो गया, यहाँ का जनता भी भड़क गया, यहाँ का जो मुस्लिम होता है भारत का। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन में वो जो हिंदू का तो साथ ही था, उसमें जब असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन हुआ उसमें क्या हो गया, महात्मा गांधी ने उसमें भाग ले लिया। जिसके तहत क्या हो गया, जब उस महात्मा गांधी भाग लिया तो लास्ट में क्या कर दिया था, उसको जो तुर्की का विभाजन था उसको कैंसिल करना पड़ गया। किसको? अंग्रेज को। जब ये कैंसिल कर दिया तो इसका जो जो कैंसिल जो कर दिया उसको तुर्की का विभाजन, तो यहाँ का जो भारतीय मुस्लिम था तो उसके मुस्लिम गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुआ कि देखो ये हिंदू होते हुए भी भारत में बैठ के हिंदू होते हुए भी वो मतलब वहाँ पे तुर्की का जो विभाजन रोक दिया। देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, मतलब हिंदू होते हुए मुस्लिम के प्रति इतना अच्छा काम कर रहा है। जिसके कारण क्या हो गया, मुस्लिम का जो अच्छा भाव था गांधी जी के साथ जुड़ गया और
इसमें असहयोग आंदोलन में वो सब ने भी भाग लिया। तो यही था तुर्की का तो असहयोग आंदोलन। तो आपको समझ में आ गया असहयोग आंदोलन क्या था। सॉरी, असहयोग आंदोलन नहीं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के द्वारा क्या करना चाहता था इंग्लैंड, उसको विभाजन करना चाहता तुर्की के, लेकिन महात्मा गांधी उसको नहीं होने दिया था। इसीलिए खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ, उसका समर्थन मिल गया था मुस्लिम सबका ही, और उसका उपयोग कहाँ पे कर लिया था, असहयोग आंदोलन में सभी मिलकर। अब देखिए, अब पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को बोलता है अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट। और सहयोग का मतलब होता है, और सहयोग का मतलब होता है कि अंग्रेज किसी का सहयोग नहीं करना, अर्थात अंग्रेज का सहयोग नहीं करना। देखिए, महात्मा गांधी सोचता था अगर इसका हम सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा और हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा भूल हुआ, ऐसा हुआ नहीं। वहाँ का जनता जो हिंसक करके इस आंदोलन को एलिमिनेट कैंसिल करवा दिया था। अब देखिए पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ये कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन था ये कब से कब चला था? 1920 से 22 तक। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका प्रारंभ कब हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था। नेतृत्व करता कौन था? महात्मा गांधी था। इसका लक्ष्य क्या था? स्वराज की मांग। स्वराज मतलब अपना राज। स्वराज का मतलब क्या था? अपना राज का मांग करना, अर्थात आजादी। उसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपलब्ध कराना। इसके तहत क्या होगा, अंग्रेज चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद आंदोलन के समय वायसराय, तो उसमें वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कब था? चेम्सफोर्ड। उसके बाद कारण क्या था असहयोग आंदोलन का? जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रॉलेट एक्ट, ये सब उसका कारण था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट एक काला कानून बनाया कहा जाता है। ये कौन लाया था? अंग्रेज सरकार लाया था। यहाँ का जो क्रांतिकारी जो था उसको मतलब कम करने के लिए, क्रांतिकारी प्रभाव, इसके तहत क्या करता था? ये रॉलेट एक्ट के तहत ये किसी भी भारतीय को ये गिरफ्तार कर लिया था शक के आधार पर, और उसी के तहत ये प्रफुल्ल चाकी और उसको सैफुद्दीन किचलू, ये दो को क्या करता, दोनों को ये गिरफ्तार कर लिया था। के तहत जलियांवाला बाग नामक स्थान पे क्या कर रहा था? ये सब विरोध कर रहा था। वहाँ पे क्या किया था? अंग्रेज ने, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसके कारण हजारों लोग मर गया था। तो ये भी एक कारण था। और रॉलेट एक्ट, ये दोनों के कारण ये असहयोग आंदोलन चलाया था ताकि आज़ादी मिल जाए। उसके बाद क्या था? चौरा चौरी हत्याकांड, इसी में हो गया था। किसमें? इसमें। और सहयोग आंदोलन के दरमियान ही हो गया था चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी को। इससे आंदोलन वापस लेना पड़ा कब? 12 फरवरी को, क्योंकि उसमें जो था 12 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। कौन? यहाँ का भारतीय जनता, अंग्रेज जो पुलिस था, जिसके कारण ये हिंसक हो गया। क्योंकि महात्मा गांधी तो हिंसा का हमेशा क्या था? विरोध करता था। वो अहिंसा पे चलता था, हिंसा पे नहीं। इसलिए क्या किया? इसको खत्म कर दिया आंदोलन को। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन क्या था। देखिए, असहयोग का आंदोलन मतलब होता है अंग्रेज का सहयोग नहीं करना। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये चाहता था कि अंग्रेज का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, भारत छोड़ के। लेकिन ऐसा वो जाने वाला नहीं था। जिसके तहत क्या हुआ, कोई भी विद्यार्थी सभी स्कूल नहीं जाने लगा। कोई भी अगर काम करना, कोई भी किसी व्यक्ति का काम नहीं करने लगा, मतलब जो भी भारतीय नागरिक हो अंग्रेज का काम नहीं करने लगा। कपड़ा धोने वाला काम हो गया, अगर कोई भी काम हो गया, चाय बागान में काम करने नहीं जाने लगा, विद्यार्थी सभी स्कूल नहीं जाने लगा, तो ये सब उसका विरोध करने लगा। उसका जो कपड़ा था वो भी पहनने नहीं लगा, भारतीय को अपनाने लगा। तो ये सब उसमें असहयोग का ही था कारण। उसके बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। प्रारंभ में तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते के पक्ष में थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसे स्वराज दे दिया जाएगा। लेकिन स्वराज मतलब अपना राज्य करने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन समाप्ति के पश्चात भारतीय स्वराज देने के बजाय भारतीय पर अत्याचार का प्रारंभ कर दिया। मतलब जीतने के बाद वो क्या और अत्याचार करने लगा। इसी कारण गांधी जी ने अंग्रेजों को सहयोग न देने का अर्थात असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्योंकि जब बताए थे जब खिलाफत आंदोलन हुआ था तो उसमें मुस्लिम सब का भी दिल जीत लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने, क्योंकि उसने तुर्की का विभाजन रोक दिया था। जिसके चलते गांधी मतलब मुस्लिम का भी समर्थन मिलने लगा और भी इससे असहयोग आंदोलन को मतलब प्रभाव मिला। अच्छा, उसके बाद इस आंदोलन द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम आंदोलन सफल रहा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त होगा। लेकिन ये क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं। तो आप समझ में आ गया क्या था असहयोग आंदोलन अर्थात सहयोग नहीं करना। अब नेक्स्ट आता है हमारा नमक सत्याग्रह। देखिए, नमक सत्याग्रह इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये देखिए कब ये शुरुआत हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से
इस सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। ये साबरमती कहाँ है? तो ये गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी एक जगह है, साबरमती से 240 किलोमीटर कस्बे में पहुंचकर समाप्त होनी थी। मतलब ये कहाँ से निकला था? साबरमती से निकला था और जाना था दांडी तक, इसलिए दांडी मार्च बुलाया था। इसका कारण था ये नमक सत्याग्रह का। यहाँ पे जो नमक का जो टैक्स था ये बहुत बढ़ा दिया था, क्योंकि नमक जो होता है सभी के घर में यूज किया जाता है। इसी के पर्पज़ से बढ़ाया था। अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो बहुत हमको यहाँ से पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि नमक बनाना कितना आसान है, क्योंकि समुद्र का पानी का आप कहीं भी सुखा दीजिएगा तो वो नमक बन जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में NaCl बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण उसका टैक्स बढ़ा दिया, बोला कि टैक्स नहीं देने के दरियों में ये आंदोलन कर दिया था। तो ये इसमें ध्यान रखिए। क्या थे ये? इसमें देखिए क्या हुआ, समाप्त होनी थी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी। इसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किसमें? नमक सत्याग्रह था दांडी मार्च में। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचकर वहां के मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, क्योंकि नमक जो बनाना था भारतीयों के लिए उल्लंघन था। नमक नहीं बना सकते, सिर्फ अंग्रेजी बना के उसको बेच सकता है। कानून की नज़र में ये स्वयं को अपराधी बना दिया। यही से सविनय आज़ादी आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी सहित 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। ये समझौता का मतलब होता है कि कुछ बात हम आपका मानेंगे और कुछ बात आप हमारा मानेंगे, क्योंकि उस समय 1931 में यहाँ का भारत का गवर्नर कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता एक ही को बोला जाता है। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। एक होता है पूना पैक्ट, ये 1932 में हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा, के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दिया गया। मतलब जो समुद्री इलाका में रहेगा वो नमक बना सकता है और छूट दे सकता है। दिए जाने की मांग को स्वीकार किया। उसके बाद देखिए, नमक कानून का विरोध क्यों हो रहा था? तो क्या कारण था जो नमक कानून का विरोध हो रहा था? मानेंगे, प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। इसके तहत उन्होंने दुकानों में ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बिना कर जो कभी नमक के मूल्य का 14 गुना होता था। मतलब इतना टैक्स बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे जनता उब गया था इससे। आधा किए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी, जिसे वह लाभ पर नहीं बेच सकती थी। तो ये कारण था, इसीलिए क्या किया? आंदोलन कर दिया। अब देखिए, दलित आंदोलन, इसको बोलता है दलित मूवमेंट। ये क्या था? देखिए, दलित आंदोलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये प्राचीन काल में सबसे ये अच्छा नहीं था एक तरह से जो ये आंदोलन था, क्योंकि इसमें भारतीय जो था इसका एक तरह से धर्म ऊंची नीची की भावनाओं को और ही बढ़ावा देता था। जैसे दलित आंदोलन क्या था? देखिए, देश में फैले छुआछूत। इसमें क्या होता था? अगर कोई व्यक्ति अगर ऊंचे घराने का रहता था, ब्राह्मण सब रहता था, अगर वहाँ पे कोई अगर नीचा जात चला जाता था उसी पे, तो क्या होता था? वो सब चलता नहीं था। अगर छूत होता तो पानी नहीं पीता था। इतना मतलब ये छुआछूत का विरोधी था। विरोधी में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 को छुआछूत विरोधी आंदोलन शुरू की थी। इस आंदोलन ने पूरे देश में इस तरह फैल गया कि काफ़ी हद तक छुआछूत खत्म ही हो गई। मतलब छुआछूत को इसने खत्म कर दिया। इसके बावजूद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। ये क्या कहता है? ये सबको एक बराबर देखना चाहता था महात्मा गांधी, लेकिन ये छुआछूत इतना ही था, कहने का बात नहीं। इसको भी क्या किया था? ये खत्म कर दिया था। विश्वास नहीं किया, छुआछूत इतना खराब था ना। अगर कोई कुआं का अगर पानी पी लेता था छूत, तो वो क्या होता था? नीची जात वाला तो ऊंचा जात उसका पानी नहीं पीता था। इतना था। जब ये आंदोलन ये शुरू किया था, इसमें दोनों एक तरह मतलब मिलजुल कर रहता था। जैसे कहीं पे अगर कोई नीचा व्यक्ति अगर कोई कहीं पे बाजार से जा रहा था, उसका भी वो हेल्प कर देता था, उसका कोई बोरा या झोली सब पहुँचा देता था। ऐसे मतलब इतना घुल मिल गया था दोनों में। ये आंदोलन था, ये भी सफल हो गया था, दलित मूवमेंट। तो ये किसने किया था? ये जो दोनों ऊंची नीची को जो खत्म करने वाला भावना है, तो ये महात्मा गांधी ने ये किया था। छुआछूत दलित आंदोलन को खत्म किया था, क्योंकि इसमें दलित जो था उसको भगवान की तरह मानता था। भगवान से हरिजन बुलाता था। हरिजन मतलब भगवान का प्यारा, सबसे प्यारा व्यक्ति इसको बोलता हरिजन। तो ये सब करके उसको भी खत्म किया था। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी का इसका मानो तो सबसे अंत वाला आंदोलन था इसका। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी में इसने किया था करो या मरो। ये भारत को मतलब आज़ादी दिलाने के दरमियान ये सबसे लास्ट आंदोलन था महात्मा गांधी का। अब इसी को पढ़ेंगे। देखिए, इसको भारत छोड़ो आंदोलन।
ये नाम सही सुनने में आ रहा है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोला। इसको अंग्रेजी में बोलता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब हुआ था? ये 1942 में गांधी जी द्वारा 3 सबसे प्रमुख आंदोलन में से एक था। 3 आंदोलन में से एक था। पहला क्या था? पहले 2 जो था 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 2 था। और तीसरा था कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है, मतलब पूरा स्वराज, पूरा आज़ादी चाहिए, सिर्फ रखी गई है। ये अंतरिम सरकार बनाने के सुझाव दिया गया और अंग्रेजी राज को भारत में समाप्ति के लिए अंतिम आह्वान किया गया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना था। इसमें पूछा जाता है कि अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त में रहता है, कहीं पे 9 भी रहता है, लेकिन आपको 8 मारना है। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट? कब हुआ था? 8 अगस्त को के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसका घोषणा 8 को हो गया था। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में, क्योंकि बताइए कांग्रेस का जो प्रत्येक वर्ष बैठक हुआ था, लेकिन ये वर्धा में जो हुआ था वहीं पे ये पारित किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के आंदोलन के औपचारिक शुरुआत के लिए अधिकृत किया गया। 8 अगस्त 42 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों से भारत को छोड़ने और एक काम चलाओ, मतलब अंतिम सरकार के गठन की बात कही थी। जब अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर कुछ विरोध रखा, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव रखा, इसका कुछ विरोध हुआ, विरोध के स्वर में उभरे, तब उन्हें चुनौती देते हुए महात्मा गांधी ने कहा, मतलब ये आंदोलन को, मतलब उसमें बोल रहा था कि वो जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करना चाहता, इसलिए गुस्सा होकर ये महात्मा गांधी बोला कि इस आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन किया और कहा यदि संघर्ष का यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो, मतलब ये जो बोल रहा था ये क्रांतिकारी, ये मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कर, अगर ये बोल रहा है, अगर महात्मा गांधी बोला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं करेगा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो इससे गुस्सा में इसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। कौन? महात्मा गांधी। ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, ये पहले ही भांप लेता था, खड़ा कर दूंगा। अतः 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में इस बैठक हुई और इस क्रांतिकारी बैठक में वर्धा प्रस्तावित को पुष्टि कर दिया, मतलब वर्धा में जो रखा था पूर्ण स्वराज की मांग, इसको पुष्टि कर दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी के करो या मरो का नारा दिया था। जब ये पारित हो गया तो कब माना था? डू और डाई या डू एंड डाई का नारा दिया। इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन प्रारंभ हो गया। जब ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत जितना भी इसमें क्रांतिकारी ने था सबको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन तब भी था एक उत्साह मेहता था, वो रेडियो पे समाचार पे प्रसारण से बता दिया कि देखिए आप सब जो हैं इस आंदोलन को रोकिए मत, क्योंकि इसमें जो भी क्रांतिकारी था उसको सबको गिरफ्तार कर लिया था, तो इसमें कोई रुका नहीं और ये सफल हुआ भी था। ये भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए आंदोलन का तत्कालीन कारण था क्रिप्स मिशन की समाप्ति। क्रिप्स मिशन किसी भी अंतरिम निर्णय पर न पहुंचना। देखिए क्रिप्स मिशन क्या था? देखिए क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव था जो बेसिकली कौन भेजा था? ब्रिटेन से वहाँ से आया था, ब्रिटेन ने भेजा था। किस लिए भेजा था? जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तो इसमें क्या बोला था? ये मार्च में आया था यहाँ पे भारत में। तो इसमें कहना यह था ब्रिटिश सरकार का, जब विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा है इसमें किसका समर्थन करना? भारतीयों को ब्रिटेन का सहायता प्रदान करना ताकि वो जर्मनी से लड़ सके। इसीलिए ये जो बात था ये महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिछला बार जो पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भी ये कब क्या बोला था? आप हमारा साथ दीजिए, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, आपका भी हेल्प, मतलब आपको भी कुछ शासन में छूट देंगे। लेकिन ऐसा वो किया नहीं था। बाद में क्या था? चौरी चौरा हत्याकांड करवा दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए वो गुस्सा आ गया उसको। और इसमें क्या, उसको कोई भी सहयोग नहीं किया था महात्मा गांधी इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में, ये भी कारण था। उसके बाद द्वितीय विश्व में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही ना समझा जाना, यह भी कारण था। उसके बाद ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस के से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चले आ रहे आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्माण कर दी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था
की काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। मतलब जितना विश्व युद्ध हुआ था उसमें तो पैसा जो खर्चा होता है, तो इससे क्या हुआ, इसमें यहाँ का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया था। ये सब उसका कारण था, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो यहाँ पे देखिए ये अब और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम दूसरे वीडियो में इसको कवर कर देंगे। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पार्ट 2 में हम सब क्लियर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।